नमस्कार। आज सुबह एक बहुत चिंताजनक खबर आई कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण खत्म करने का एक प्रस्ताव रखा था और 12 घंटे के अंदर में सोशल मीडिया के बाहर और कुछ एक राजनीतिक सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद आज शाम शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी में रविवार के दिन ऑफिस खोलकर बैठकें हुई, बहुत गंभीर चर्चाएं हुई और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये जो प्रस्ताव है सीटों को डी रिजर्व करने का, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटों को डी रिजर्व करने का जो प्रस्ताव है, ये एक तरह से निरस्त हुआ और फाइनली स्पष्टीकरण आया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी और फिर यूजीसी की तरफ से भी कि कोई पद डी रिजर्व नहीं होगा। रिजर्वेशन के प्रावधानों के तहत ही शिक्षक पदों की नियुक्ति होगी और जो बैकलॉग है, बल्कि एक अतिरिक्त और घोषणा आ गई कि जो बैकलॉग है पहले से एससी एसटी ओबीसी के पद जो खाली हैं उनको भी भरा जाएगा। तो इसी विषय पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप लोग आपस में इसको लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा इस पर तो ट्वीट हैं। रिट्वीट की संख्या तो मैं गिन नहीं सकता हूँ, वो हो सकता है लाखों में हो। इसके अलावा सुबह वाला जो स्पेस है उसमें भी लगभग अब 30,000 लोग उसको सुन चुके हैं। फेसबुक पर भी काफी चर्चा है इस बीच में एक्चुअली। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी इसको लेकर काफी चर्चा हुई और फाइनली सरकार को लगा कि जो जनमत है वो आरक्षण के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है और जो यूजीसी का प्रस्ताव है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और इस वजह से इसे वापस ले लिया गया है। तो बातचीत शुरू करते हैं। एक बार प्लीज अगर आप थम्स अप करके या कमेंट के जरिए बता दें कि ऑडियो आपको ठीक ठाक आप सुन पा रहे हैं, तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप थम्स अप साइन दे सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। राइट, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग इसको सुन पा रहे हैं। राइट, थैंक यू अर्जुन जी, आपका थम्स अप मिल गया। वेद प्रकाश जी, न्यूज स्पैन, डॉक्टर रंजीत, आप सबका थम्स अप मुझे मिल चुका है। पवन सोनी जी, यादव समाज, एनालिसिस इंडिया, आयुष राज, जगेश्वर जी, मतलब बड़ी संख्या में लोगों ने इसको एक तरह से सुन रहे हैं इस स्पेस को और उनको आवाज आ रही है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए ये क्या था मामला और क्यों सामाजिक जागरूकता जरूरी है। बाबा साहब ने क्यों कहा था कि ऑर्गेनाइज होने और एजिटेट करने के लिए और एजुकेट होने के लिए इसका एक तरह से ये प्रयोग है आज जो सफल रहा है। देखिए एक्चुअली आरक्षण को लेकर बहुत समय से ये विवाद रहा कि केंद्र सरकार के जो यूनिवर्सिटीज हैं, 45 यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इन जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनमें आरक्षण लागू ठीक ढंग से नहीं हो रहा था और काफी विवाद था। संसद में कई बार सवाल उठे, लोगों ने भी काफी इसको लेकर रिपोर्ट्स की। सरकार ने खुद संसद में बताया कि सिर्फ 4% ओबीसी हैं प्रोफेसर पदों पर इन यूनिवर्सिटीज में और शेड्यूल ट्राइब और भी कम है, शेड्यूल कास्ट भी कम है। तो कुल मिलाकर 85 से 90% पदों पर सवर्ण जातियों के प्रोफेसर मौजूद हैं। ये सरकार ने खुद संसद में अभी पिछले अगस्त में भी संसद में फिर से सरकार ने बताया कि जो पद हैं वो भरे नहीं गए एससी एसटी ओबीसी के। तो कैसे भरा जाए इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। तो यूजीसी ने इसको लेकर एक कमेटी बना दी 5 सदस्यों की और वो उस कमेटी अपने अपनी रिपोर्ट दी। कायदे से रिपोर्ट में होना तो ये चाहिए था कि आरक्षण कैसे लागू होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कैसे आरक्षण लागू न किया जाए। इसको आप इस तरह समझिए कि अभी तक आरक्षण क्यों नहीं लागू हो रहा था। पद तो निकलते थे, एडवर्टाइज होते थे, लोग अप्लाई करते थे। योग्य कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, जाहिर है। अगर जहाँ पीएचडी क्वालिफिकेशन वहाँ पीएचडी अप्लाई करेगा, जहाँ नेट क्वालिफाई करना शर्त है वहाँ नेट क्वालिफिकेशन वाले लोग ही अप्लाई करेंगे। जहाँ पर पुस्तक लिखना या रिसर्च पेपर लिखना ये सब शर्तें हैं उसको तो पूरी करके ही लोग अप्लाई करते थे। लेकिन अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटीज जो हैं वो नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस कर देती थी। एक एक पोस्ट के लिए 100 योग्य कैंडिडेट आए, लेकिन
SC/ST के OBC के कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता था और चोरी छिपे किसी अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट ले लिया जाता था। ये स्कैम है, घोटाला है और हर बार इसका विरोध होता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, विवाद होता है, हल्ला मचता है, कई बार सरकार को झुकना भी पड़ता है, यूनिवर्सिटीज को झुकना पड़ता है। लेकिन इस बार यूजीसी का जो प्रस्ताव है, इसको एक लीगल शक्ल देने की इसमें कोशिश हुई कि एक कानूनी तरीका दिया जाए कि कैसे अनरिजर्व सीटें की जाएं। जैसे उसमें बताया गया कि ग्रुप ए के पोस्ट हैं तो वो मंत्रालय से अनरिजर्व होगा, जो ग्रुप बी और सी के पद हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही अनरिजर्व हो जाएगा। तो एक उन्होंने मैकेनिज्म दे दिया, इसको एक लीगल फॉर्मेट देने की कोशिश की, दे तो नहीं पाए फाइनली। तो इस वजह से जब उन्होंने इसको लागू करने की कोशिश की और एक तरह से चोरी छिपे ही कायदे से अगर संविधान से आरक्षण आया है, आर्टिकल 16(4) से आया है, कोई मतलब कोई कोई यूनिवर्सिटी आरक्षण नहीं देती है, संविधान में है इसलिए यूनिवर्सिटी आरक्षण देती है। तो कोई बदलाव नियम में होना भी है तो संसद में होना है, कहीं और ये नहीं हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अफसरों ने सोचा कि किसकी ही तो नजर पड़ेगी, राम मंदिर में लोग बिजी हैं, इस समय कर लेते हैं चुपचाप। तो इन्होंने एक साजिश के तहत, और हो सकता है, संभव है, मुझे नहीं मालूम कि ये इवन बीजेपी के ही विरोधियों ने किया हो, ये भी असंभव नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि चुनाव करीब है, इस समय एक कर देते हैं और फिर मीडिया को खबर लीक करके विवाद करा देते हैं, ये संभव है। संभव ये है कि इस समय किसी की नजर नहीं पड़ेगी, चुपचाप से लागू कर देते हैं, जातिवादी मानसिकता लोग तो भरे ही पड़े हैं वहां पर। खैर, बहरहाल जो भी हुआ, ये प्रस्ताव आया, इसका पब्लिक डिस्कशन के लिए उन्होंने उनको रखना चाहिए था, लोगों को अखबारों में विज्ञापन देकर बताना चाहिए था कि हम यूनिवर्सिटी देश भर की यूनिवर्सिटी में आरक्षण के नियमों को में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन चोरी छुप के उन्होंने इसको करने की कोशिश की और चुपचाप से उन्होंने कहा कि 28 जनवरी तक जिसको भी आपत्ति जतानी है वो जता दीजिए। 28 जनवरी आज का दिन है, लोगों को बताया ही नहीं गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो लोग विरोध क्या ही जताते। और जो विरोध आए भी, वो विरोध कहाँ गए, वो उसको वो पब्लिक में डाल नहीं रहे हैं कि ये विरोध आए हैं या ये समर्थन है, तो चुपचाप करने की कोशिश हुई। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब जनमत जो है वो उसको बनाने का एक और साइट मिल गया है, एक और जगह मिल गई है जहाँ पर जनमत बनता है और सरकार को इस पर, पूरी दुनिया में सरकारें इस पर ध्यान रखती हैं कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया में सुबह मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया कि कास्टिस्ट यूजीसी को लेकर आप लोग ट्वीट कीजिए, लोगों को बताइए कि ये समस्या है। और लोगों ने प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री को टैग करके इस पर ट्वीट करना शुरू किया और लाखों की संख्या में ट्वीट रिट्वीट जब हुए और लोगों के अंदर जब हुआ तो बहुत आभार हम बीएसपी के प्रमुख नेता आकाश आनंद का भी करना चाहेंगे कि बड़े नेताओं में उन्होंने वो ऐसे नेताओं में हैं जिन्होंने समाज के साथ खड़ा होना तय किया इस मौके पर और समाज की आवाज को उन्होंने भी बुलंद किया और भी कई लोगों ने किया, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन विभिन्न पार्टियों के लोगों ने और तमाम पार्टियों, उसमें बीजेपी के भी लोग होंगे, तमाम तरह के लोग होंगे जिन्होंने इसका विरोध किया और फाइनली इसको हम लोगों ने एक तरह से अचीव कर लिया कि केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों ने कहा कि डी रिजर्व या अनरिजर्व करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये एक तरह से उपलब्धि है, एकजुट रहने से चीज़ें हो सकती हैं, ये भी पता चलता है। और अभी अमरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अमरेंद्र पटेल, एक्चुअली यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती वाला एक मामला भी वहाँ पर पेंडिंग है और बहुत सारे और इश्यूज भी हैं। तो अगर समाज में सब लोग इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाएगी। जो मैं कई बार कहता भी हूँ, मजाक में ही हल्के में कहता हूँ कि नाक दबाओ तो मुंह खुल जाएगा। तो लोकतंत्र में तो नाक ऐसे ही दबाई जाएगी, कोई हिंसा की जरूरत नहीं है, कोई हर समय सड़क पे आने की भी जरूरत नहीं है। 2018 में भारत बंद में एक तरह से सड़क पर आकर लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी है, उसका असर कम से कम 10 साल रहना है। अब सिर्फ बताना ये है कि हम जागरूक हैं और कृपया आप हमारे अधिकारों के साथ छेड़खानी न करें, इतना ही काफ़ी है। हर समय समाज अगर आंदोलन की मुद्रा में रहेगा और खास करके स्टूडेंट्स जो कि जिनको करियर बनाना है वो अगर आंदोलन की मुद्रा में रहेंगे तो इसका एक तरह से करियर पर नुकसान भी है, तो हर समय उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मतलब प्रोफेशनल आंदोलनकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, खास करके स्टूडेंट्स को, वो अपने एकेडमिक्स और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें और उसी पर ज़्यादा उस पर फोकस्ड रहें आंदोलन करने
का समय जो था वो 2018 में एक तरह से हो चुका है। तो सरकार उस शक्ति को देख चुकी है कि जब ये एकजुट होते हैं तो क्या कर सकते हैं। एक साथ 500 शहर बंद करा देना कोई आसान बात नहीं है। पिछले 15-20 साल में शायद पहली बार हुआ है। तो बहुजनों की ताकत वो देख चुके हैं कि वो है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे पर हर समय आंदोलन करें और अपने ऊपर 2-4 मुकदमे करवा लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्रांति आप करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, उसको क्रांति करके आप नेता भी नहीं बनेंगे क्योंकि मीडिया आपको छापेगा ही नहीं। तो ये मोटे तौर पर मुझे कहना था। और क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट हैं हालाँकि हमारे पास, लेकिन आप हमें माफ़ कीजिए कि आप बहुत ज़रूरी है तो हैंड रेज़ कीजिए, आपकी बात हम लोग सुनना चाहेंगे, जिनकी रिक्वेस्ट हैं वो या जो इस पर बोलना चाहते हैं। और संक्षेप में तो मुझे यही कहना था कि अगर एकजुटता रहेगी तो ऐसे अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है, संभव है एटलीस्ट थ्योरेटिकली, और इस बार तो हम लोगों ने उसको व्यवहार में भी देखा है। क्योंकि कोई हैंड रेज़ नहीं है, कोई अब इस पर और बात अपन नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे भी विवाद एक तरह से अभी के लिए तो खत्म ही हुआ है। तो किसी का हैंड रेज़ नहीं है तो हम लोग आप लोगों की इजाज़त से इस स्पेस को क्लोज कर देते हैं। एक द एनसीआर का हैंड रेज है। एनसीआर प्लीज बताएं क्या आप कहना चाहते हैं। हेलो। यस, इंजीनियर आशीष का भी हैंड रेज है, वो भी बोल हेलो। सकते हैं। यस, हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलिए, बोल हाँ जाइए, जी, बोलिए। जय भीम सर। सर, जैसे कि आपने एक ट्वीट किया था कि बोलने से हमारे हम सब लोगों के बोलने की वजह से ये निर्णय बदला गया, लेकिन आपने उसमें एक लाइन मेंशन करी थी कि जितने लिबरल सेकुलर पत्रकार हैं उन्होंने किसी ने मतलब आज आवाज नहीं उठाई, जबकि ये सब लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग ही इनको सपोर्ट करते हैं, इनके चैनल्स बढ़ाते हैं, लेकिन जब भी बहुजनों का कोई मैटर होता है तो इनमें से कोई भी हमारे लिए नहीं लिखता। ये समस्या देखिए है एनसीआर, क्योंकि ये तो जरूर है कि देखिए इस देश की आबादी ही 85% है, तो यूट्यूबर को सुन कौन रहा है। तो उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो तो एस सी एस टी ओबीसी से ही बनता है, माइनॉरिटी से बन रहा है ले दे के। तो बात तो यहीं से उनकी बननी है। वो सस्ता तरह का काम करते हैं। वो करेंगे क्या कि कभी वो जय भीम बोल देंगे, कभी बाबा साहब कितने महान थे बोल देंगे, और वो फिर एक तरह से हमारे लोग इमोशनल लोग हैं, वो उनके साथ उनको लगता है कि अरे ये अपना अपना ही आदमी है। लेकिन अल्टीमेटली जब क्रिटिकल मोमेंट हो, जब निर्णायक क्षण हो, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का मामला हो, या जाति जनगणना का मामला हो, या नीट के ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने का मामला हो, या अभी यूजीसी वाला मामला हो, इसमें आमतौर पर उनकी चुप्पी रहती है, क्योंकि ये वैसा विषय है कि वो अल्टीमेटली अपने समाज के खिलाफ भी वो नहीं खड़े होना चाहते हैं। वो एस सी एस टी ओबीसी से सब्सक्राइबर लेना चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर लेकर वो इस हद तक कभी नहीं जाएंगे कि वो अपने समाज के का वो विरोध कर लें। और ये तो ऐसा मामला है कि देखिए यूजीसी का अगर ये फैसला लागू हो जाता तो जाहिर है कि सवर्णों को लाभ होता। तो कोई सवर्ण यूट्यूबर कैसे अपने समाज के खिलाफ खड़े होकर एस सी एस टी ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की बात करे। अब उनकी दुविधा भी समझिए ना, उनका उनका उनकी स्थिति को भी हमको समझना चाहिए। उनकी भी तकलीफ है ना इसको लेकर, कि वो आपको आपके लिए वो सावित्रीबाई फुले इतनी महान थी बोल देना तो एक आसान काम है ना, ये तो वो बोल देंगे और ये कह के आपको भावनात्मक तौर पर आपका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी क्या उम्मीद करते हैं आप कि कोई सेक्युलर बहुत महान सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष लिबरल पत्रकार या यूट्यूबर जो यूपी में 69,000 आरक्षण का प्रश्न है इस पर बात कर लेगा? क्या संभव है? नहीं सर, नहीं इनमें से संभव है। कोई भी नहीं करेगा, और मतलब ऐसे मैटर पे ये बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। सिर्फ बीजेपी का डर दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन बहुजन का जो मेन क्रिटिकल मैटर होता है ना, उस पे ये लोग कभी नहीं बोलना चाहते। चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी जोशी हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, या दीपक शर्मा हो, संजय शर्मा हो, इनमें से कोई भी बहुजन का जो क्रिटिकल मैटर होता है उस पे कभी भी ये उन बहुजन के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखते कभी। बस बीजेपी का डर दिखा के सत्ता बदलना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा और सस्ता एक्चुअली तरीका है। वो जैसे ही वो एक सरकार के खिलाफ बोलना वो शुरू करते हैं, उनको एक
एक चंक में मुस्लिम सपोर्ट आता है। तो मुस्लिम सपोर्ट चूंकि आता है तो देखिए अब उनकी मुश्किल क्या है। अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के एक्ट से स्थापित यूनिवर्सिटी है और केंद्र सरकार उसको हर इस साल जैसे 1570 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं, 1570 करोड़ रुपए। तो नियमों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि वहां पर वो सरकारी संस्थान है और सरकार के सारे नियम लागू होंगे। लेकिन अब इस इशू पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन लोगों का आपने नाम लिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनमें से कोई भी या क्या ये कहेगा कि SC ST OBC का आरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या तमाम यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए? जो भी यूनिवर्सिटी सरकार ने स्थापित की है, सरकार के पैसे से चल रही है, वहां पर SC ST OBC का आरक्षण लागू होना चाहिए। अब ये आपको ये जय भीम भी बोल देंगे, थोड़ा बहुत कभी सावित्रीबाई फुले पे कार्यक्रम कर देंगे, जाके वहाँ उनके घर पे जाके कुछ पूजा वगैरह भी कर देंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे, ये यहाँ तक तो वो आपके साथ हैं। लेकिन जब आपके हक अधिकार का सवाल आएगा तो सॉरी, वो आपके साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिर अपने उनके अपने रिश्तेदार अपनी जात के खिलाफ तो क्या ही खड़े हो लेंगे। तो ये एक समस्या है भारत में। यहाँ पर असल में हर जाति राष्ट्र की तरह बिहेव करती है, उसी के अंदर उसका सुख दुख, अपना पराया सब उस जाति के अंदर होता है। बाबा साहब ने जो कहा है एनालिसिस ऑफ कास्ट किताब में बहुत डिटेल में पूरा एक चैप्टर इस पे है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली जात की बाउंड्री को के बाहर जाके न्याय के पक्ष में खड़ा होना एक ऐसा कठिन काम है जो मतलब भारत के इतिहास में गिने चुने सवर्ण ही इस काम को कर पाए हैं। VP सिंह या अर्जुन सिंह या इस तरह के लोग जो हैं, वो आपको बहुत कई बार मधु दंडवते, कुछ एक लोग हैं जो इस काम को कर पाए हैं। ऐतिहासिकता में अगर आप जाएं तो आम तौर पर आपको जो बाबा साहब ने कहा है कि ब्राह्मणों ने वॉल्टेयर पैदा नहीं किया, कोई जो मतलब अपने ही बनाए शास्त्रों को और अपनी व्यवस्था पर जो तंज कस सके, उसका मजाक उड़ा सके, उस पर एक क्रिटिकल गेज डाल सके, ऐसा कोई वॉल्टेयर ब्राह्मणों में नहीं पैदा हुआ है, जो बाबा साहब की बहुत फेमस उक्ति है। तो ये एक्चुअली संभव नहीं है उनके लिए, तो कृपया उनको मतलब जीने दें सुख से, यूट्यूब पे पैसा कमाने दें, मतलब उनके प्रति आप इतना निष्ठुर ना हो। इंजीनियर आशीष, आपका हैंड रेज था, आप प्लीज अपनी बात रखें। जी सभी को जय भीम। जय भीम सर। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ स्पेस थोड़े ज्यादा लगाएं, क्योंकि आपकी बात से असर पड़ता है और लिखने में से ज्यादा इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो नंबर ऑफ स्पेसेस थोड़े ज्यादा लगाएं अलग अलग मुद्दों पर। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बार जो आपने बोला है बाकी लोग भी लगातार लिख रहे हैं, तो मोस्टली लोग यूजीसी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूजीसी जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है, और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। तो भारत सरकार में कौन लोग बैठे हैं, तो सीधा सीधा मेरे ख्याल से सरकार पर भी टारगेट किया जाए तो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि कई बार ये लोग उस कंडीशन में बच के निकल जाते हैं कि ये हमारा कोई, हमने थोड़ा ना मतलब योजना बनाई है स्कीम है, या फिर हम थोड़ी ना रिजर्वेशन कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ये तो यूजीसी कर रही है, हम थोड़ा ना कुछ कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो मूल रूट है उसकी तरफ ही टारगेट किया जाए तो ज्यादा बेटर है। और दूसरी चीज की जो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि डी रिजर्वेशन किया जा रहा है और बाकी चीजें की जा रही हैं, तो एक चीज इसमें और जोड़ी जानी चाहिए लगातार कि जहाँ रिजर्वेशन है, मतलब कहने के लिए जहाँ पे रिजर्वेशन है, वो प्रैक्टिकली हम तक कितना पहुंच रहा है। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भर्ती हुई, उसका फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे तो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। उसमें 153 लड़की ओबीसी की लड़कियों को शामिल किया गया है, मतलब फाइनल सिलेक्शन किया गया है। और ईडब्ल्यूएस का 10% होना चाहिए, उनकी 353 लड़कियां उसमें पास की गई हैं। तो प्रैक्टिकली एक चीज जरूर मतलब आप इस पे इस करके समझाएं कि जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है और एससी का जो सेंट्रल लेवल पे 15% रिजर्वेशन, तो जमीनी लेवल पे उसके आधे से भी कम पहुंच रहा है। तो उससे ज्यादा मतलब एक एक्चुअल चीजें जनता तक पहुंच पाएंगी। और बाकी आप रिजल्ट भी देखेंगे, जैसे अभी यूपी पुलिस की इस समय वैकेंसी आ रखी है, तो उसमें आप प्रैक्टिकली देखेंगे जो ओबीसी का सीट्स हैं और जो रिजर्वेशन बताया जाता है प्रैक्टिकली कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स 15-16% या उससे भी कम चली जाती हैं। तो रिजर्वेशन ऐसा ना नहीं हो कि हम आशीष जी मुझे लगता है कि मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। लास्ट बात छोड़ दूंगा उसमें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये
चीज सोचते रह जाएं कि 27%, 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, जमीन पे हमें माइनर, मतलब बहुत माइनर लेवल पे मिल रहा है। प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। शुक्रिया, आपने मौका दिया। नहीं देखिए आशीष जी, एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी तो हूँ नहीं। अपना काम और सब करते हुए ही कई बार हम अपनी बात कर पाते हैं, और इसलिए स्पेस करते हैं रात में, जबकि मतलब ऑफिस वगैरह काम नहीं होता है। तो एक्चुअली ये जो समाज है वो इतना बड़ा है कि वो मतलब दो चार लोगों के खींचे तो खींचना नहीं है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खास करके जो मैं, हालांकि फिर भी नहीं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन सब में इन्वॉल्व हों और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह में टाइम बिताएं, वो अपना पढ़ाई और करियर और फिर अपना बिजनेस वगैरह करने में उनका ज़्यादा ध्यान रहे। मैं तो यही चाहता हूँ, यही कामना करता हूँ। लेकिन बाकी लोग जो अब सेटल हो चुके हैं अपने जीवन में, वो समाज को थोड़ा सा समय अगर दे सकें तो हो पाएगा। मेरे अकेले का तो खैर ये है भी नहीं, और मैं असल में बहुत कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यूजीसी वाले या नीट ऐसे इशूज़ पर मेरे करने से कुछ भी हुआ होगा, थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं हुआ होगा। अल्टीमेटली मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मास कम्युनिकेशन का आदमी हूँ और उसकी मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो थोड़ा सा आवाज़ को मैं थोड़ा बुलंद कर देता हूँ। लेकिन आवाज़ होनी चाहिए ना, आप कोई चीज़ हो उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, आप जीरो को एम्पलीफाई नहीं कर सकते ना। तो ये मतलब मेरे बहुत बियॉन्ड है, और मैं कोई मतलब न राजनीति में हूँ न कहीं पर हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गए 500 लोग हमारे पास में, वो तो है नहीं, जो मुझे करना भी नहीं है। अभी तो मुझे अपना काम करना है, तो मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये मैंने देखा है कि जब एक समाज की या एक वॉइस आती है तो सरकारें सुनती है। ये समय ऐसा है जिस समय की ओपिनियन मेकिंग की एक इम्पॉर्टेंट साइट के तौर पर सोशल मीडिया इमर्ज हो चुका है। अब फिजिकल आपको 2 लाख लोगों की मीटिंग देखिए ना, आप याद कीजिए कि दिल्ली में आखिरी 2 लाख लोगों की रैली कब हुई होगी। तो अब वो दूसरे ढंग से ओपिनियन मेकिंग हो रही है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट साइट बन गया है। तो उसमें चूंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है और उसमें एक विशेषज्ञता है, कॉरपोरेट सेक्टर से में रहते हुए मुझे एक उसमें वो समझ में आ गया वो कैसे काम करता है, तो मैं उसको कर रहा हूँ उसको। लेकिन मतलब मैं अपनी लिमिटेशंस को भी अच्छे से जानता हूँ, ये शायद हमेशा संभव नहीं होता है। दूसरी एक बात आपने कही कि आप सरकार को लेकर इस मामले में, यूजीसी के मामले में क्यों नहीं टारगेट किया गया। तो यूजीसी क्योंकि केंद्र सरकार की संस्था है, तो अल्टीमेटली जब आप यूजीसी या केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की बात कर रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय ने बदमाशी की लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि सरकार उसके अलावा और क्या होता है, वही कुछ मंत्रालय मिलकर ही तो सरकार है ना। तो मुझे लगता है कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से सरकार के लेवल पे ही अगर बहुत स्पष्टता रहे। अभी जैसे यूजीसी में जो हुआ, सरकार यूजीसी के 4 अफसरों को सीधे अगर इस समय बर्खास्त कर दे तो आगे कहीं किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया तो आगे फिर कोई एक बार माइक टेस्टिंग करके जनता अगर विरोध नहीं करते तो लागू कर देते हैं, करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे ही तो होता है। तो क्या सवाल ये भी है ना कि क्यों सिर्फ 50,000 लोगों ने इस पर रिट्वीट किया। भाई SC/ST OBC के लोग इस देश में कम से कम 100 करोड़ है ना। तो ये, और उसमें से कम अगर ट्विटर पे भी कम से कम 1-2 करोड़ लोग तो होंगे ही ना। तो अल्टीमेटली किस लेवल की जागृति है जिससे आप अभी तो मान ले रही है सरकार, अच्छी बात है। और क्योंकि ये 50,000 लोग जो हैं प्रबुद्ध लोग हैं और इनका समाज में असर है, तो सरकार को लगता है कि समाज में ले जाएंगे इन बातों को तो नुकसान होगा चुनाव में खास करके। और अच्छा है कि चुनाव है, मतलब बार बार चुनाव हो तो कितना अच्छा होता। सरकार चुनाव के समय ही तो जनता के लिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ करती है। तो ये है कि ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा तब होगा जब बहुत ज़्यादा उसको लेकर अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का लेवल अभी कितना कम है। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा दिलीप मंडल ने कहा है रिट्वीट करने के लिए, तो हम नहीं करते यार, वो पता नहीं क्या है, किस पार्टी का आदमी है। अभी आप समाज के मुद्दों पर भी अगर एकजुट नहीं हो सकते हैं, थोड़ा मतभेद नहीं भुला सकते हैं, इसको भी पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड अगर आप नहीं देख सकते हैं, तो फिर तो समाज का क्या होना है। आप देखिए ना, सवर्णों में कई बार ईडब्ल्यूएस पर उनकी एकता कैसे बन गई। ईडब्ल्यूएस पर जिस तरह की सवर्ण एकता बनी, वैसे आरक्षण बचाने पर SC/ST OBC की एकता क्यों नहीं बनती है। यहाँ क्यों जरूरी है कि SC का आदमी लिख रहा है इसको मैं क्यों रिट्वीट करूं, OBC का लिख रहा है, कुर्मी ने किया है तो मैं करूं, यादव ने किया है तो मुझे क्या लेना देना, और ये कुशवाहा है, ये मौर्य है, ये पाल है, और ये कुम्हार है, ये लोहार है। मतलब ये अब ये विभाजन क्यों है। आप अपने मुद्दों पर भी एकजुट नहीं हो सकते हैं, तो फिर तो आपके अधिकार जाएंगे ना। फिर इस बार आपने चलिए बचा लिया, सरकार ने मान लिया आपकी बात, हर बार ऐसा तो होगा भी नहीं।
तो एक ब्रॉड जो व्यापक यूनिटी होनी चाहिए ना, उसकी कहीं ना कहीं कमी है, और इसको बहुत समझने की जरूरत है। ये कई बार ना जो एक सामाजिक एकता होती है, आरक्षण विरोध करना है, सारे सवर्ण एकजुट हो जाते हैं ना कितनी आसानी से। दिक्कत होती है क्या 1990 में जब मंडल कमीशन के खिलाफ दिल्ली में आग लगा रहे थे, बस फोड़ रहे थे जब ये सवर्ण बच्चे, तो उन्होंने देखा क्या कि एक ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि कौन सी जात का है, एकजुट हो गए वो आरक्षण के खिलाफ। और वो विरोध का ही असर था कि देखिए ओबीसी में बिना मतलब का एक क्रीमी लेयर आ गया, बकवास सी चीज उनके विरोध के कारण। तो आप दूसरों से भी तो सीखिए ना कुछ। जी डॉक्टर संदीप, सॉरी मैं आपको थोड़ा देर से ये किया, कनेक्ट किया, आप अपनी बात बोलिए प्लीज। डॉक्टर संदीप। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली ये मैंने खबर पढ़ी, एक्सप्रेस न्यूज तमिलनाडु का एक अखबार है, उसकी कटिंग घूम रही थी ट्विटर पे, तो मैंने पढ़ा। नहीं, वो दक्षिण भारत में इंडियन एक्सप्रेस इसी नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक्सप्रेस न्यूज। सर तो आपके यहाँ से एको आ रही है, बहुत ज्यादा एको, आवाज की एको आ रही है। आप अगर कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, रुक जाइए एक मिनट जरा सा। डायरेक्ट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली वो मैंने वहां पढ़ा, फिर मुझे एक्चुअली ये 27 दिसंबर को इसको मुझे कई लोगों ने इसे व्हाट्सएप पे भेजा था, लेकिन मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं था क्योंकि पढ़ने में समय लगता है। लेकिन ये डी रिजर्वेशन की बात मुझे मालूम हो गई थी पहले, लेकिन आज नहीं मालूम था कि ये इस तरह से घूमने लगेगा। तो मैंने जब उसको खबर को पढ़ा तो मुझे मालूम चल गया कि एक महीन कोशिश हो रही है, ताकि एक चेक टेस्टिंग हो रही है बेसिकली, कि इस पर कितना रिएक्शन होता है, तो हम लोग इसको सेट कर दें और सब कुछ इनकी जमीन भी छीन लें। तो दिक्कत तो है ही कि वंचितों की एकता एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो लोग निकल रहे हैं, जो ठीक ठाक हैं, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जिनके पास कल्चरल कैपिटल है, सोशल कैपिटल है, और सबसे बड़ी बात कि जिनके पास कैपिटल है, माल पानी है, वो पे बैक टू सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो पे बैक टू अपर कास्ट, पे बैक टू इन्फ्लुएंसर्स, पे बैक टू मैंने पे बैक टू रिच पीपल, या उनके ही पीछे लग जाते हैं कि अपना क्लास बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो वंचित होते हैं और वंचित होते जाते हैं, वो लेबर और मजदूर में ही बन के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार जिक्र करते हैं उस ग्रेडेड इनइक्वालिटी का, और वास्तव में ये बड़ा इतना इस तरह का अमानवीय एक सिस्टम है जिसमें इवॉल्व होने की ये लोग गुंजाइश नहीं छोड़ रखे हैं। और इसमें इवॉल्व इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी से निकलने की एकमात्र तरीका वो एकता है। और वो एकता ईगो से संभव नहीं है। वो एकता तमाम तरह के मतलब अहंकार या श्रेष्ठता, एक्चुअली जातियां अपने आप में, आपने सही कहा कि एक राष्ट्र एक देश है, हर जाति अपने आप में। और मैं उसमें एक और शब्द जोड़ दूंगा कि हर जाति अपने आप में एक आइलैंड है, जैसे द्वीप की तरह है, दूसरे द्वीप से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो द्वीप बनाया गया है, द्वीप क्रिएट किए गए हैं। कास्ट एज आइलैंड एक मेटाफर अगर हम लें, तो द्वीप क्रिएट किए गए हैं ताकि आप में कोई कनेक्शन न रहे, जुड़ाव न रहे। तो उस जुड़ाव को इसमें एक मेटाफर है डॉक्टर संदीप। जी जो जातियां हैं वो एक ऐसे बहुमंजिली इमारत की तरह है, बिल्कुल जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने की सीढ़ी नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल मैं उस पे भी आ रहा था। आपने ये मेटाफर दिया है। बिल्कुल दिया है। वो चौमंजिली इमारत की तरह है बिल्कुल, और उसमें कोई लॉक्ड है आदमी, हर कोई लॉक्ड है अपने अपने उस पे। आप बहुत संवेदनशील हो जाइए, आप अगर ओबीसी हैं, दलित मुद्दों पे बहुत संवेदनशील हो जाइए, तो आज नहीं कल आपको हाँ एक अप्रूवल मिलेगी लिमिट तक, लेकिन रिजेक्शन भी मिल सकता है। आप दलित हैं, बहुत समतावादी हैं, बहुत मतलब एक बैलेंस बनाने वाले हैं, लेकिन आपको ओबीसी भी उतना कहीं ना कहीं उनके मन में अगर वो सुलझे हुए नहीं है, तो ये भाव होता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये निम्न है। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं बनाई गई हैं इस तरह से कि इसमें दो ही तीन चीजें काम कर सकती हैं बेसिकली। एडुकेशन, कंप्लीट एडुकेशन हो, एडुकेशन विथ आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, तब जाके कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन कुल मिला के आइडियोलॉजी पे कहीं कोई किसी पार्टी ने काम नहीं किया, जो भी सत्ता में आया, चाहे वो ओबीसी के लोग थे, चाहे वो दलित लोग थे। सवर्ण तो करेंगे नहीं, कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं करेंगे। मजबूरी में कांग्रेस है तो आज वो जातिगत जनगणना की बात कर रही है। तेलंगाना ने आज घोषणा की है कि हम
करके दिखाएंगे, लेकिन वो मजबूरी में वो फंस चुके हैं। जब उनके 45 सांसद हैं तब वो ये बातें कर रहे हैं। शुरू से लेकर दमन का तो काम ही उन्होंने किया है। 47 से लेकर और 2011 तक उन्होंने खून पिया है लिटरली। बाबा साहब का काउंटर उन्होंने कांग्रेस में जगजीवन राम जी को निकाला और तमाम वो नेता पैदा करते रहे ताकि उनके असर को कम किया जा सके। बाद में लोग उन्हीं के फोटो पर फूल चढ़ाते हैं। तो बेसिकली कबीर को उन्हीं लोगों ने खूब प्रताड़ित किया, तथागत बुद्ध को उन्हीं लोगों ने खूब प्रताड़ित किया। और अब अगर आप जाइए, आप मुझसे सभी प्रबुद्ध लोग हैं इस स्पेस में, आप गया में जाइए तो आपको आश्चर्य होगा। मैंने कई मंदिर देखे हैं जिनमें पुजारी उसी जाति के हैं जो तथागत बुद्ध को गाली देते थे, मारते थे, पीटते थे, और अभी भी वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। मंदिर बना के उससे पैसा कमा रहे हैं वो बुद्ध का कहीं तो मंदिर होता नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 मंदिर देखे तो गया में। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तो खैर छोड़ देता हूं मैं। सांस्कृतिक, सामाजिक तो जब तक एक मजबूत काम नहीं होगा, एक फसल नहीं बोई जाएगी, विचारों की खेती नहीं की जाएगी। प्लेटो कहा करता था कि विचार ही सब कुछ है। एक विचार से ही आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बन जाता है और आतंकवादी भी बन जाता है। वो विचार की ट्रेनिंग, विचारों की खेती जब तक सही दिशा में नहीं होगी, ये सब होना नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो क्राइसिस क्रिएट की गई है, टेस्टिंग जो कर रहा था यूजीसी, ऐसा मत सोचिए कि वो चुप हो जाएंगे। अभी यूजीसी ने ट्वीट करके क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि जगदीश कुमार को लग गया कि अरे तो बड़ा मुद्दा हो जाएगा, ट्विटर पे ही 10 घंटे में बवाल हो गया है, तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिलवाया है। लेकिन हकीकत ये है कि एक्चुअली वो ये मान चुके हैं कि सबसे मेरिटोरियस हैं, वो सबसे विद्वान है, सबसे बेहतर हैं। भले वो ग्लोबल लेवल पे फिसड्डी हैं, लेकिन भारत में वो अपने को मान लिया है कि ज्ञान के अवतार वही हैं, ज्ञान के क्या बोलते हैं, मैंने केयरटेकर वही हैं, ज्ञान के ठेकेदार वही हैं। और उन्होंने मान लिया है कि बाकी लोगों में मेरिट नहीं होती है। जबकि आप अगर देखिए दुनिया में, तो दुनिया के ज्यादातर जो चिंतक, बड़े लोग सारे वो इन्हीं छोटी कामगार समूहों से रहे हैं। लिंकन भले गोरे थे। डिटेल में से बात करेंगे डॉक्टर संदीप जी हाँ, मैं खत्म करता हूँ बस। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सभी को इस पे अगर कोई उस तरह का होता है तो बेसिकली ओबीसी, एससी, एसटी को, क्योंकि देश उनका है। ये तो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली बस रायता फैला के, चूंकि प्रिविलेज है तो उनकी जमीन को छीनना चाहते हैं। तो आपको इस साजिश को समझना होगा, एकजुट होकर इस तरह के किसी भी मसले पर काउंटर करना होगा। धन्यवाद। थैंक यू। अगले वक्ता के तौर पर हम अमरेंद्र पटेल को सुनेंगे, और फिर अरविंद कुमार जुड़े थे लेकिन वो इस समय जुड़े शायद वो चले गए, फिर से हम उनको भी सुनेंगे। तो अमरेंद्र, आप प्लीज अपनी बात रखिए। अमरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? अमरेंद्र शायद सुन नहीं पा रहे हैं। लोकेंद्र गुर्जर जी। जी सर। जी लोकेंद्र भाई बताइए। अरविंद जी फिर से जुड़ गए, रुकिए मैं अरविंद जी को कनेक्ट कर देता हूँ। अरविंद जी को जी करिए। रिक्वेस्ट किया था पहले से ही, स्पेस शुरू होने से पहले ही। अरविंद, if you can check, I have connected you. If you can elaborate on this. This is a big issue here. अरविंद जी लंदन से जुड़ रहे हैं, हॉलोवे लंदन से। वो पॉलिटिक्स और अपराध शास्त्र पढ़ाते हैं वहाँ पर। अरविंद जी प्लीज बताएं क्या है मामला, आपको क्या समझ में आया? हेलो, जय भीम एवरीवन। सो ये अभी कुछ दिन पहले जो है दिसंबर में, जैसा कुछ लोग मैं तो अभी क्विकली जुड़ा, बट दिसंबर महीने में यूजीसी ने एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने को लेकर एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू किया था। और ये गाइडलाइन तो मेरे पास आई हुई थी, हम लोग इस पर थोड़ा काम कर रहे थे, इसके कुछ प्रोविजंस पर। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर एक रिसर्च आर्टिकल पर वर्क कर रहा हूँ इन दिनों। तो उस सिलसिले में जो है इस गाइडलाइन को देख रहे थे, तो ये एक बहुत शॉकिंग चीज लगा कि यूजीसी ने जो है अपने इस गाइडलाइन में डी रिजर्वेशन का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया था। और एक इनिशियली जो थोड़ा सा स्ट्राइकिंग चीज लगी कि जब हम लोग कोई भी कमेटी देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन जो है मेंबर है
उस कमेटी में। सो उसमें दिखाई दिया कि एक नाम दिखाई दिया कि कोई शुक्ला हैं, एक डीके वर्मा महू यूनिवर्सिटी से हैं, और एक एचएस राणा हैं जो कि चेयर करते हैं, जो कि उसके हेड थे। और वो उन्हें बताया गया है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेंगलोर में डायरेक्टर है। सो एक यूजीसी का कोई भी व्यक्ति जो है, एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार उसके सेक्रेटरी थे, जो नॉर्मली होता है। यूजीसी जब कोई कमेटी बनाती है तो एक अपने किसी रजिस्ट्रार लेवल के ऑफिसर को सेक्रेटरी बनाती है उसमें। बट अदर 3 मेंबर्स को थोड़ा सा हमने एग्जामिन करने की कोशिश किया कि ये लोग कौन हैं जो बनाए गए हैं इसमें मेंबर। सो काफी कुछ सर्च करने के बाद जो है नाम तो दिखाई दिया कि हाँ ये 2 व्यक्ति हैं, बट किसी ने कोई भी रिसर्च आर्टिकल या रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी काम कुछ भी नहीं किया हुआ था। मीन्स ये प्राइमरीली दिखाई दिया। फिर थोड़ा सा मैंने इंक्वायरी करवाने की कोशिश भी किया कि मध्य प्रदेश से जो लोग हैं, कि जो उसके मेंबर हैं डीके वर्मा, वो क्या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं। वो भी इंफॉर्मेशन मीन्स जो एमपी वाले एकेडमिक में लोग हैं वो लोग बता नहीं पाए कि जो है वो इस कम्युनिटी के लोग हैं। नॉर्मली जब पहले अरविंद जी, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ, ये एक्चुअली जो कमेटी बनी कि SC/ST OBC का रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, यस, और कमेटी में शुक्ला एंड राणा और ये सब रखे गए, ये एक्चुअली ये पहले भी होता रहा है। जैसे जब ये तय करना था कि ओबीसी के क्रीमी लेयर की लिमिट क्या हो, तो इन्होंने बीपी शर्मा की कमेटी बनाई। तो एक ब्राह्मण ऑफिसर की कमेटी बनाई गई कि ओबीसी का क्रीमी लेयर कितना हो। उसी तरह से SC/ST OBC का रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, ये शुक्ला और राणा की कमेटी बनाई जा रही है। तो ये एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की ओर ध्यान दिलाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है सर कि ये जो ये गाइडलाइन है यूजीसी की, ये गाइडलाइन रिप्लेस करेगी 2006 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक गाइडलाइन बनी हुई थी, जिसको कि जब प्रोफेसर थोराट यूजीसी चेयरमैन थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाया था आरके काले सर के चेयरपर्सनशिप में, और एक और चौहान जी थे, 2-3 लोग थे। वो उस कमेटी ने गाइडलाइन प्रिपेयर किया था, उसी कमेटी ने 200 पॉइंट का रोस्टर पे प्रिपेयर किया था। और ये जो है जो दूसरी कमेटी बनी, ये इसने जो है मीन्स उसको रिप्लेस करने को लेकर एक गाइडलाइन बनाने की कोशिश किया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस बीच में 2016 में अगर आप उसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसको मैं दोबारा उसको पूरा डिटेल पढ़ा हूं, तो उसे जब पढ़ेंगे तो 2016 में इस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन पर ब्रोक्योर जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि जिसमें भी जो भी कोर्ट्स के जजमेंट वगैरह हैं, तमाम चीजें हैं, उसको बनाया है। और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की रोस्टर क्या होता है, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होगा या पोस्ट बेस्ड रोस्टर होगा, या फिर जो है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है, ये तो बहुत बहुत चीजें उसमें डिस्कस की हुई हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस है 2016 में। इस कमेटी ने मीन्स वो एज यूजुअल भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसी को इनकारपोरेट करना होता है, और इस कमेटी ने उस पॉलिसी को इनकारपोरेट करने की कोशिश किया। उसमें जो 2016 में रिजर्वेशन का ब्रोक्योर बना है, उसमें चैप्टर 6 है आई थिंक, या चैप्टर 7 है, जो कि एक पूरा डिटेल में चैप्टर है डी रिजर्वेशन पर। ये 2016 में बना, और ये हम लोगों के नज़र में कभी आया नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह के पास जाती हैं, उन लोगों के अप्रूवल के लिए वहाँ कमेटीज वगैरह में रखी जाती हैं। अब वो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ये सब मेंबर्स कितना ये देखते हैं, ये हमें नहीं पता है।